एक हफ्ते से वह सदमे की स्थिति में थी, कुछ भी कहने सुनने के भाव से ऊपर। आज शायद कुछ बोलने के मूड में दिख रही है। डॉक्टर्स ने उसे वार्ताओं में लगाए रखने की सलाह दी है, लेकिन संवाद का हर पल उसे जैसे ऊपर से छू कर गुजरा जा रहा है। यद्यपि वह अपनी दिनचर्या और घर का सारा काम बदस्तूर कर रही है, पर सिर्फ एक यंत्र की तरह। आज जरूर उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, सबके सब रोबोट हैं यहाँ, बेजान मशीन के जैसे, इंसानी भावनाओं से अनजान। हेमंत ने उसे बोलते सुना तो उसके मुख पर एक संतोषजनक आह्लाद खेल गया। वह इतने दिनों से इसी की प्रतीक्षा में था। तुरंत बोला, देखा ज्योति, मैं ना कहता था इन्हें यंत्र मानो, किसी को किसी की खबर ही नहीं। जब ये आपस में ऐसे रहते हैं तो हम विदेशी तो हैं ही पराए। उसे याद आया, वह जब भी यहाँ के लोगों के उदासीन रवैये पर टिप्पणी करता था तो ज्योति तपाक से कहती, ये लोग सभ्य हैं, जबरन मुंह खोलकर औरों के फटे में टांग नहीं अड़ाते। यहाँ के पुरुषों की शालीनता देखो, राह चलते लड़कियों की ओर देखते तक नहीं। इन तर्कों पर वह चुप हो जाता। इस एक हफ्ते में ज्योति कुछ नहीं बोली थी, पर अब खामोशी की गहराई में से एक आवाज डुबकी लगाकर उभरी, जब हम अपने देश वापस लौटेंगे तो सब मुझे एक नए नाम से पुकारेंगे, चोरनी, कहकर वह सुबकने लगी। हेमंत ने उसे दुलारते हुए समझाया, ऐसा कैसे हो सकता है ज्योति, मैं कौन नहीं जानता। कोई इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि तुमने चोरी की है, और तुम्हारे कलीग्स जो सपरिवार मेरा हाल जानने आते रहे हैं, वे क्या बढ़ा चढ़ाकर वहां बताएंगे नहीं? बताएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि यहाँ के सिस्टम, खड़ूस लोग और अति अनुशासन के लिए। सरकारी बैंक में कार्यरत हेमंत यहाँ 3 वर्ष के स्थानांतरण पर आया था। अभी 1 वर्ष ही बीता था कि ज्योति के साथ यह अप्रिय घटना घट गई। हेमंत के दफ्तर और तीसरी कक्षा में पढ़ती बेटी के स्कूल जाने के बाद वह घर का सामान लेने एक मॉल गई थी। वहां सामान देते हुए उसने एक खूबसूरत छतरी को छू कर देखा। पेमेंट करके वह मुख्य द्वार से बाहर निकल रही थी कि अलार्म बज उठा। वह चौंक कर ठिठक गई और पलक झपते ही सुरक्षा गार्ड उसकी ओर बढ़े। उसके सामान की तलाशी ली तो बिना बिलिंग के वही छतरी मिल गई जिसे उसने देखा था। वह फटी फटी आंखों से देखने लगी कि जिसको उसने छुआ भर था वह उसके बड़े पर्स में कैसे आ गिरी कि उसे पता ही न लगा। पूछने वाले उससे अपनी भाषा में जाने क्या क्या पूछते रहे और वह हिंदी अंग्रेजी में सफाई देती रही। इस बीच पुलिस आकर उसे ले गई। वह हतप्रभ कुछ समझ न सकी। बमुश्किल हेमंत को फोन कर पाई। त्रिशा का स्कूल से लौटने का समय हो गया था। उसे 2 दिन जेल में रखा गया और वे 2 दिन सिर्फ रोते हुए बीते। उसे होश नहीं रहा कि कब वह बाथरूम गई, पानी पिया, कब उसकी आंख लगी। खाने का तो प्रश्न ही नहीं था। बदहवास सा हेमंत भागदौड़ करता रहा। तीसरे दिन अर्थदंड लेकर उसे छोड़ा गया। अंकीय अपराध की सजा पाकर सदमाग्रस्त वह घर पहुंची और सहानुभूति जताने आए हुए भारतीय परिवारों को चुपचाप ताकती रही। कौन क्या कह रहा है इससे जैसे उसे कोई सरोकार न हो। धीरे धीरे लोगों की बातें उसके भीतर उतरनी आरंभ हुई। उसने किसी को कहते सुना, यहाँ आपके साथ जो हुआ वह तो कुछ भी नहीं भाभी। एक बार 4 भारतीयों को फेसबुक पर प्रतिबंधित संदेश भेजने के अपराध में जेल जाना पड़ा। कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि यहीं के किसी व्यक्ति ने उनका ईमेल हाईजैक करके यह सब किया। और भाभी, आपने एक नेपाली नौकर के विषय में सुना होगा जिसे एक स्थानीय महिला के हत्या के आरोप में आजीवन कारावास का दंड मिला। 15 वर्ष की सजा भुगतने के बाद उस निर्दोष को छोड़ा। सोचो उस पर क्या गुजरी होगी। दरअसल उसमें सारे सबूत उस गरीब के विरुद्ध जा रहे थे, लेकिन जो पॉइंट उसे बचा रहा था उसे एक पुलिस वाले ने छिपा दिया कि छोड़ो, जो केस आगे बढ़ रहा है उसे ही बढ़ने दो। गनीमत है ज्योति कि तुम्हें 2 दिन में मुक्ति मिल गई, वरना सोचो कहीं 2-3 वर्ष लग जाते तो मुझे अकेले ही स्वदेश लौटना पड़ता और तुम्हें यहीं के किसी बाशिंदे से विवाह का अवसर मिलता। वैसे भी तुम्हें यह जगह बहुत पसंद है। हेमंत ने उसे हंसाने के लिए छेड़ा, पर वह रुष्ट होकर दूसरे कमरे में जा बैठी। मित्रों ने उसे जाकर मनाने का संकेत किया। ऐसा नहीं है कि वह सदमे की स्थिति में सारी सोचों से बेखबर है। वह ऐसी दिखती है पर है नहीं। उसे रह रहकर अपने वे पूर्व कथन याद आते हैं और आकर उसे कचोट जाते हैं। जब वह यहाँ की प्रशंसा करते नहीं थकती थी, चाहे फोन पर परिजनों से या आस पड़ोस के भारतीयों से अथवा अपने पास घूमने आए
माँ, दीदी व सास ससुर से। सबसे पहले उसके पास वह दीदी आई थी। यहाँ की गगनछूती अट्टालिकाओं, स्वच्छ चमचमाती सड़कों और खूबसूरत पार्कों को चकित दृष्टि से देखती माँ को वह बताती, देखो ना माँ, कितना व्यवस्थित, सुविधाजनक और सुरक्षित है यहाँ। न किसी व्यक्ति के खोने का भय है, न वस्तु का। किसी पार्क में कहीं भी कुछ भी छोड़ दें, वह अगले दिन वैसा ही मिलेगा। पार्क की सफाई तुम देख ही रही हो, शौचालय कितने साफ सुथरे हैं। हमारे यहाँ दुर्गंध दूर से ही बताती है कि वहाँ क्या है। माँ हंसकर बोली, और देखो पैदल चलना कितना सरल और सुरक्षित है यहाँ। अंधा या विकलांग भी आराम से चल सकता है। फुटपाथ अलग है, सड़कें अलग। सड़कों में गाड़ियां ही चलती हैं, आवारा पशु, बैलगाड़ी, रिक्शा या जुगाड़ नहीं। जुगाड़ से तो सरकारें बनती है हमारे यहाँ, और अधिक क्या कहें। दीदी जरा विद्रोही प्रकृति की रही है। जब हवा एक ओर बह रही हो तो उसका रुख मोड़कर उसे दूसरी ओर बहाना उसे बहुत प्रिय रहा है। वह तमक कर बोली, ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हो। तकनीक जरूर इनकी शानदार है, पर लगता है ये सब के सब उसके गुलाम हैं। यहाँ एक पल के लिए बिजली गुल हो जाए तो सब के सब स्टैच्यू बन उठे, पर ऐसा होता तो नहीं विभा। यहाँ बिजली जाती कहाँ है। माँ ने कहा तो वह व्यंग से मुस्कुराई, हो तो सकता है कभी। और फिर यहाँ के लोगों को देखो, कैसे रोबोट से नजर आते हैं। सब अपने आप में गुम, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं, चाहे कोई जिए या मरे। मेट्रो में लगता है सब पुतले बैठे हैं। भाई हम तो सफर में हंसे बोले शोर मचाए बिना रह ही नहीं सकते। दीदी, क्या घर से बाहर जोर जोर से हंसना बोलना सभ्यता है? यह तुम कह रही हो ज्योति, जो मुझसे ज्यादा तेज बोलकर माँ की डांट खाती थी? समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है दीदी, बदलना पड़ता है खुद को भी। किंतु मौलिकता कभी नहीं बदलती, विभा बोली। ना उसे बदलना चाहिए। दूसरों से प्रभावित होना अच्छी बात है, पर उनके रंग में रंगना कहाँ की बुद्धिमानी है, वह भी ऐसे रंगहीन लोगों के ऊपर। ओफो, तुम यहाँ भी शुरू हो गई विभा। कम से कम इनकी निंदा तो मत करो, कोई सुनेगा तो बुरा मानेगा। माँ के बरसने पर वह जोर से हंसी। कोई समझेगा तभी ना बुरा मानेगा माँ। इन मूर्खों को पराई भाषाएं सीखने में कहाँ रुचि है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा से भी परहेज करते हैं ये लोग, हद है। ज्योति कुछ नाराजगी से बोली, ऐसा भी नहीं है दी, ये लोग व्यर्थ नहीं बोलते, किंतु दूसरों की सहायता हर समय तैयार रहते हैं। यदि किसी से रास्ता पूछो तो वह तुम्हें मंजिल पर पहुंचाकर ही दम लेगा। जैसे कि मुझे एक वृद्ध ने डिस्पेंसरी पहुंचाया था। डिस्पेंसरी क्यों? उसने चिंता से पूछा। त्रिशा को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। उसे सर्दी जुकाम हो गया था। ओह, तुमने बताया भी नहीं। अब इतनी सी बात फोन पर क्या बताती, उसने हंसकर कहा। विषयांतर से विवाद का अंत हो चुका था। तो क्या दीदी सही थी? ज्योति सोच में गहरे डूब गई। क्या यहाँ के लोग सचमुच सबसे असंपृक्त और उदासीन हैं? यदि नहीं तो उस दिन मॉल में उन लोगों ने समझने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या ये सचमुच विदेशियों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं? तभी तो हाथ जोड़कर विनती करने से लेकर फूट फूट कर रोने के बावजूद वे नहीं पसीजे। उस पर चोर का ठप्पा लगाकर ही उन्हें चैन मिला, वरना एक छोटी सी छतरी के बदले अर्थदंड लेकर उसे उसी समय छोड़ा भी तो जा सकता था। वे हर रविवार को किसी न किसी पार्क में अवश्य जाते थे। हेमंत के माता पिता के आने पर यह क्रम जारी रहा। वे दोनों आश्चर्य से देखते कि इन पार्कों में 1 वर्ष के बालक से लेकर 16 वर्ष के किशोर तक के लिए विभिन्न प्रकार के एडवेंचर गेम्स हैं। पानी के ऊपर रस्सियों के सहारे जाने वाले झूले हों या कृत्रिम पर्वत बनाकर उन पर ट्रैकिंग करने के, सब बहुत सुरक्षित और सुव्यवस्थित होते। किनारे किनारे जॉगिंग के फुटपाथ अलग रहते। ज्योति उन्हें गर्व से बताती कि स्थानीय व्यक्ति अपने पालतू पशुओं को घुमाते समय फव्वारा, नैपकिन और पॉलीथीन साथ लेकर चलते हैं। स्ट्रीट एनिमल्स तो कहीं दिखते भी नहीं। तब हेमंत मुस्कुरा कर कहता, वह इसलिए कि यहाँ हर वर्ष लगभग 2 लाख सड़क पर छोड़े हुए पशु गैस चैम्बर में डिस्पोज कर दिए जाते हैं। लोग अपने बीमार या वृद्ध पालतू पशु सड़क पर छोड़ देते हैं ताकि सरकारी गाड़ी उन्हें ले जाकर स्वाहा कर दे। विकसित देश उपयोगितावाद को महत्व देते हैं, शायद इसीलिए वे विकसित हैं। पिता कहते, ये विकसित इसलिए भी है कि इनमें हमारे देश की तरफ भ्रष्टाचार नहीं है। माँ कहती, ऐसा भी नहीं है माँ, भला बुरा हर जगह है। एक सर्वे में ज्ञात हुआ है कि वृद्धावस्था पेंशन के कई फर्जी हकदार हैं यहाँ, असली तो कब के ऊपर जा चुके। फिर भी भ्रष्टाचार के झंडे हमारे देश में ज्यादा गड़े हैं। ज्योति कहती तो हेमंत विरोध करता, उतना है नहीं जितना उड़ाया जाता है। दुनिया में सर्वाधिक सलाहशहता हमारे देश में है। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना। हेमंत और दीदी के विचार कितने मिलते हैं, ज्योति सोचने लगी। इसके साथ ही उसे विवाह याद आ गई।
यदि इस समय वह यहाँ होती तो उसे इस संताप से अवश्य बाहर खींच लाती, भले ही उसकी सोच अलग हो। तभी द्वार पर घंटी बजी और खोलती वह उछल पड़ी। दीदी, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मुझे इस समय तुम्हारी कितनी सख्त जरूरत थी? विभा उससे लिपट कर रो पड़ी। अरे पगली, तो याद करे और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो तभी से प्रयास कर रही थी, अब जाकर आ पाई। हेमंत प्रसन्नता से बोला, शुक्र है दीदी, आप आ गई। अब मैं निश्चिंत होकर नौकरी कर सकूंगा। हाँ भैया, तुम चिंता न करो, मैं हूं ना, तुझे सब पता है ना दी, ज्योति उदासी से बोली। छोड़ सारी चिंताएं, मैं 1 महीने के लिए आई हूँ, अब दोनों खूब मस्ती करेंगे, देखना तुम। हेमंत के जाने के बाद विभा ने कहा, चल जल्दी से तैयार हो जा, पार्क में चलकर मनपसंद चीजें खाएंगे। ज्योति उस घटना के बाद 15 दिनों से कहीं नहीं गई थी। चौंक कर बोली, मैं पार्क कैसे जा सकती हूँ? कोई देखेगा तो डरती क्यों है? तूने सचमुच थोड़ी चोरी की है, पर लोगों की नजर में। छोड़ उन्हें, तू अपनी नजर में चोर है, नहीं तो अपने इष्ट देव भगवान शिव की नजर में। उसे हंसी आ गई। क्या कहती हो दीदी, उनकी नजर में कैसे कोई चोर हो सकता है? तो फिर तुझे किसकी चिंता है? अब बहाने छोड़ और चल, त्रिशा के आने से पहले लौटना है। देख, मैं तेरी पसंदीदा फिरोजी रंग की साड़ी लाई हूँ। विभा ने अटैची से साड़ी निकालकर दिखाई। इतना शोक रंग, तुझे पता है यहाँ काला सफेद ग्रे के अलावा कुछ नहीं चलता। छोड़ इन्हें, तू यही पहनेगी और मैं यह मरून। विभा की जिद के सामने उसकी एक न चली। जब तैयार होकर उसने दर्पण में देखा तो खिल उठी। रास्ते में दोनों का प्रशंसात्मक दृष्टियों से सामना हुआ तो वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। पार्क में पहुंचकर विभा वेंडिंग मशीन के सामने रुककर बोली, चल ज्योति, इसमें से अपनी अपनी पसंद की चीजें निकालकर आराम से बैठेंगे। पहले तो तुम इन मशीनों के विरुद्ध हुआ करती थी दीदी, समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है बहन, बदलना पड़ता है खुद को भी। विभा ने नकली गंभीरता ओढ़कर ज्योति का डायलॉग दोहराया तो वह जोर से हंस पड़ी। समीप खड़ी 2 युवतियां भी उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। देखा, सहज मुस्कान किसी संक्रामक रोग से कम नहीं होती। विभा ने कहा। तय था कि ज्योति नकार की धुंध को परे धकेल कर उजाले की ओर बढ़ रही है।